साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहली बड़ी खबर ओल्ड पेंशन को लेकर। कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर क्यों बढ़ रही है टेंशन, विशेष खबर आज के वीडियो में। सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली जोर पकड़ रही है। सरकारी कर्मचारी जहां समय की नजाकत को समझते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं, वहीं चुनावी साल होने की वजह से अब यह चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात भी कही है। इसी वजह से सवाल हो रहा है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें बाधाओं को दूर करते हुए अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर पाएंगे। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य नागेश्वर राव का कहना है कि चुनावी माहौल में कुछ भी कह दे, मगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना काफी मुश्किल लग रही है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। कर्मचारी जब रिटायर होता था तो उसको अंतिम बेसिक सैलरी की 50% रकम ताउम्र पेंशन के तौर पर मिलती थी। यही नहीं, उनके मरने पर पत्नी को भी मिलती थी। वही नई पेंशन स्कीम यानी नेशनल पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन नहीं है। इसमें सरकार और कर्मचारी दोनों का कंट्रीब्यूशन है। पेंशन भी तय नहीं है। पेंशन फंड के इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है उसके आधार पर पेंशन तय होती है। इसके बावजूद साल 2018-19 में अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का कुल खर्चा 3.23 लाख करोड़ रुपए है, तो पेंशन पर सरकारी खर्च 2.77 लाख करोड़ रुपए अनुमानित थी। अगर नई पेंशन स्कीम लागू नहीं होती है और पुरानी पेंशन स्कीम ही लागू रहती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेंशन पर खर्चा कितना बड़ा हो सकता है। नई पेंशन स्कीम तभी लागू हो सकती है जब केंद्र या राज्य सरकार के पास इतना अधिक पैसा हो कि वह इसका भार उठाने में सक्षम हो। देश में दिसंबर 2018 तक 2.54 करोड़ रुपए सरकारी पेंशनर्स हैं। सैलरी के साथ पेंशन भी बढ़ गई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ाए और उसी हिसाब से पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सरकार ने नई पेंशन स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाकर 14% कर दिया है। मतलब है कि नई पेंशन स्कीम में सरकार का कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का 14% हो गया है। वहीं कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव एसके गर्ग के अनुसार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ी है। ऐसे में सरकार का पेंशन में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। यही वजह कि सरकार का पेंशन बिल बढ़ रहा है। साथियों, 2004 और 2005 के बाद लगने वाले सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये सभी सांसद, विधायक और मंत्री सभी ये पेंशन ले रहे हैं, तो कर्मचारियों को क्यों छोड़ा गया। आप भी अपने विचार, आप अपने सुझाव वीडियो को कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें। अगली बड़ी खबर, 5% महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति, पदोन्नतियों को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 24 सूत्री बड़ी मांगी। आज के इस वीडियो में पहली बार कर्मचारियों को दिया गया आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से। शेष खबर भोपाल से निकल के आ रही है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों की लंबित मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन स्थित प्रांगण में दोपहर भोजन अवकाश के समय बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मुख्य द्वार के सामने एकत्र हुए तथा नारेबाजी कर अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया। कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में तख्तियां लिए भी खड़े थे। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष ओपी कटियार एवं जिला अध्यक्ष भोपाल विजय रघुवंशी ने बताया कि कर्मचारियों की लंबित मांगों का समय अवधि में निराकरण नहीं होने से एवं कर्मचारियों को मिल रहे लाभ उनमें राज्य शासन द्वारा वंचित किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। इसको लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है। ज्ञापन में 24 सूत्रीय मांगे रखी गई, जिनमें जुलाई 2019 से 5% महंगाई भत्ते पर लगाई रोक को वापस लेने, वार्षिक वेतन वृद्धि की बहाली, केंद्रीय वेतनमान की अंतिम किस्त की 75% राशि का भुगतान, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्ते, 7वें वेतनमान के अनुरूप दिए जाने वाले विगत 4 वर्षों से पदोन्नति पर लगी रोक को पुनः बहाली, लिपिक वर्गीय कर्मचारी वेतन की विसंगति दूर करना, सहायक शिक्षकों के पद नाम परिवर्तन, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, सरकारी विभागों में सीधी भर्ती पर अघोषित प्रतिबंध को समाप्त करना, सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान करने, सेवानिवृत्ति आयु 62 के स्थान पर 65 वर्ष करने के लिए विशेष आग्रह, सरकारी विभागों को निजीकरण नहीं करने का
अप्रिय श्रम संशोधन कानून को लागू नहीं करने देना, संविदा के स्थान पर नियमित नियुक्ति, आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त करने जाने, सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान करने, संविदा नियुक्ति के स्थान पर नियमित किए जाने सहित अन्य 24 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर एवं देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर राज्य शासन का ध्यान आकर्षण किया गया। अगली बड़ी खबर, आशा कार्यकर्ता की कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत। बड़ी खबर ग्वालियर से। भीतरवार जनपद पंचायत के बामोर गांव में कोरोना संक्रमित पाए जाने पर सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जा रही कोरोना योद्धा आशा सहयोगी महिला कर्मचारी को रेत माफिया के डंपर ने कुचल डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार सामुदायिक अस्पताल भीतरवार में आशा सहयोगी के रूप में पदस्थ संगीता जोशी, पत्नी हेमंत जोशी, निवासी ग्राम केरवा हाल निवास वार्ड क्रमांक 6, भीतरवार गोरा की दोपहर करीब 12 बजे ग्राम बामोर में पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए युवक की जांच एवं उसके परिजनों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए अपनी स्कूटी से जा रही थी। तभी सहारन गुरुद्वारे और आमदपुर ग्राम की पुलिया के बीच भीतरवार हरसी मुख्य सड़क मार्ग पर अपनी साइड पर जा रही स्कूटी सवार आशा सहयोगी के पीछे आ रही गिट्टी से भरे हुए डंपर क्रमांक MP07 HB 3560 के चालक ने लापरवाही के चलते पीछे से टक्कर मार दी, जिससे आशा सहयोगी के सिर में गंभीर चोट आने से घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। घटना के तत्काल बाद स्थानीय लोगों द्वारा भीतरवार पुलिस FRB को सूचना दी गई। सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से फरार हुए डंपर के संबंध में बेलगड़ा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर थाना प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने नाकेबंदी करते हुए घटना को अंजाम देखकर घबराकर भागे डंपर को चालक सहित पकड़ा गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक अस्पताल भीतरवार भिजवाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। आखिरी और बड़ी खबर, MP में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, इन दिग्गजों को मिल सकती है मंत्री पद। विशेष खबर भोपाल से। महाकौशल से अजय विश्नोई पार्टी की पहली पसंद और संजय पाठक का मंत्री बनना लगभग तय। रीवा संभाग से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को फिर मिलेगा मंत्री पद। भोपाल। प्रदेश के भोपाल, जबलपुर और रीवा संभाग से 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों में तगड़ी जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो कुछ विधायकों ने मंत्री पद के लिए दिल्ली में डाला है अपना डेरा। राजनीति में कहा जाता है कि जितना खतरा अपने दुश्मनों से नहीं होता है, उससे ज्यादा खतरा आपको अपने करीबों से होता है, क्योंकि यहाँ सब अपनी पावर और सत्ता के नशे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिसके पास जितनी पावर होती है वह उतना ही राजनीति में अपनी सीढ़ियाँ बना लेता है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव के नतीजे तो बीजेपी के पक्ष में आए, लेकिन अब बड़ा पेच है शिवराज मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों के गठन को लेकर पेच फंस सकता है। ताजा जानकारी के अनुसार शिवराज सरकार शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली है और नए सिरे से विभागों में बंटवारा करने जा रही है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो चली है। मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए प्रतीक्षारत भाजपा के वरिष्ठ विधायकों की किस्मत का ताला अब जल्द ही खुलने वाला है। विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 35 रखी जा सकती है। उपचुनाव की घोषणा के पहले शिवराज कैबिनेट में 32 मंत्री शामिल थे। इस प्रकार 2 स्थान खाली रह गए थे। हालांकि बाद में 6 महीने की मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मंत्रियों की संख्या 30 रह गई थी। उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का मुख्यमंत्री शिवराज के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जा सकता है। बहरहाल भाजपा संगठन का फायदा शिवराज को यहाँ मिल सकता है। सीएम शिवराज को अपने पुराने सहयोगियों से सम्मानजनक पद दिलाने की चुनौती भी है, तो राजनीतिक समीकरण को भी साधने की जरूरत है। इसमें संगठन का साथ समन्वय बना रखने के लिए भी जरूरी है। साथ ही संघ की पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना जरूरी है। इसी बीच चुनाव हार चुके सिंधिया समर्थक 3 मंत्रियों के स्थान पर उनके ही कुनबे से मंत्री बनाने का दबाव भी शिवराज को झेलना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में फिर एक बार बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज विधायकों को पत्ता कटने के आसार बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।